जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक दुख और एक पीड़ा की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिससे लगभग 64 गांव, माफ़ कीजिएगा 84 गांव 64 मौजा प्रभावित है। एक ऐसी कहानी जिनके बाप दादाओं ने ज़मीन फैक्ट्री लगाने के लिए दिया और उस ज़मीन को आज बेचा जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिसकी ज़मीन पे आज कई एक डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लेकिन आज उनके बचे हुए ज़मीन को ग्रीनलैंड में डाल दिया गया है। यानी कि उनको किसी भी तरह का कोई भी सरकारी सुख सुविधा उसको नहीं मिलेगा। यानी कि आप ऐसे समझिए इस बात को कि आप जिस गांव में होते हैं, जिस गांव में आप रह रहे हैं अभी वर्तमान में, उस गांव की सारी ज़मीन आपकी है, लेकिन ना ही आपको पीएम आवास मिलेगा, ना ही आपको अबुआ आवास मिलेगा, ना ही आपका आवासीय बनेगा और ना ही आपका आय सर्टिफिकेट बनेगा। आपके पूर्वजों की संपत्ति है, आपके बाप दादाओं की ज़मीन है, आपके खतियानी ज़मीन है, लेकिन फिर भी नहीं बनेगा। उसके बाद इतना ही नहीं, इतना ही पीड़ा, इतना ही दुख और इतना ही दर्द उन तमाम जो गांव वाले हैं उनके बीच, इतना ही कहानी ख़त्म नहीं होता है। उनका आए दिन अपना बेटा शहादत देते रहता है, उनका आए दिन अपना पति दुनिया को छोड़ के जाते रहता है, उनका आए दिन पिता बच्चे के सर से किसी पिता का साया हटते रहता है। इतना ही में समस्या ख़त्म नहीं हुआ है, अभी समस्या है। बोकारो में जो आंदोलन, जो प्रोटेस्ट जो संघ ने किया, अप्रेंटिस संघ ने जो किया, उस संघ के लोगों का जो मांग था नौकरी, जिस समय ये बीएसएल के प्रबंधक लोग जिस समय ज़मीन को अधिग्रहण कर रहे थे, उसी समय की कहानी है कि 4th ग्रेड के लिए उनके लिए रिजर्व नौकरी रखा गया था कि जब तक बीएसएल रहेगा तब तक यहाँ के विस्थापित जो ज़मीनदाता है उनको ही नौकरी दिया जाएगा, तब तक उनको ही नौकरी दिया जाएगा और इसमें कोई बाहरी भीतरी का खेल नहीं होगा। जब भी नौकरी होगा तो वही लोग को होगा। ऐसा सिस्टम उस समय ही बना था, लेकिन इसमें समय बीतते गया। ज़मीन लेने के समय में जो नियम था वो नियम बदलते चला गया। पुनः नया नया सिस्टम आने के लिए नए नए विधायक बने, कभी विधायक कोई और बने, कभी कोई और पार्टी से बने, कभी कोई और पार्टी से बने। और इसमें पूर्व के जो विधायक रहे हैं बोकारो के, उन्होंने पूरे जो ज़मीनदाता थे उनकी ज़िंदगी को तहस नहस बर्बाद कर दिया। कई एक मुद्दे उठे और जो मुद्दा उठाया उसको लोग दबा दिया। कई एक ऐसी कहानियाँ वहाँ बनी और पुनः उस कहानी को दबा दिया गया। वर्तमान की जो कहानी है, वर्तमान की जो बोकारो की घटना है, वो सब कुछ अपने अतीत और अपने इतिहास से जुड़ा हुआ है। फिर एक बेटे ने शहादत दिया और शहादत के बाद पुनः 500 और जो वहाँ के दानदाता हैं, जो ज़मीन देता है, उनके ऊपर 500 लोगों पर पुनः एफआईआर कर दिया जाता है। तो मैं बीएसएल जो प्रबंधक है, मैं वहाँ के जो प्रबंधक है और वहाँ के जो कानून व्यवस्था है, वहाँ के जो सीआईएसएफ के व्यवस्था करने वाले जो प्रबंधक है, डीआईजी हैं, जिन्होंने एफआईआर किया है, उनसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले तो गेट पे माननीय विधायक बोकारो श्वेता सिंह जी थी। उनके गेट पे जो मेन गेट है, उस गेट पे सबसे पहले तो उनके पति समरेश सिंह थे। तो सबसे पहले तो नाम ये दोनों व्यक्तियों का एफआईआर होना चाहिए था, उसके बाद ही किसी व्यक्ति पे एफआईआर होना चाहिए था, काहे कि गेट पे जाम इन्होंने ही किया था। लेकिन इनके नाम पे एफआईआर नहीं होता है। इनके नाम पे एफआईआर क्यों नहीं होता है, ये तो जो लोग एफआईआर की हैं उनको बताना चाहिए। जरा सोच के देखिए कि आपके और हमारे ज़मीन को हमने फैक्ट्री लगाने के लिए उस जगह को दिया। हमने सोचा कि फैक्ट्री लगेगा और उस जगह पे हमें 4th ग्रेड का नौकरी आजीवन मिलते रहेगा। हमारे पूर्वजों को जो उन्होंने शहादत दी
उसके एवज में हमारे वंशज को आने वाले समय में हमेशा वहाँ पे काम करने का अवसर मिलते रहेगा। तो ये सोच के ज़मीन दिया गया और आज उसी ज़मीन को बीएसएल क्या कर रहा है, आज उसी ज़मीन को बीएसएल प्लॉटिंग करके बेचना शुरू कर दिया है। ज़रा सोच के देखिए, इतनी बर्बरता, इतना माने इतना घोर बर्बरता, कैसे लोग जिएगा, कैसे लोग जिएगा, ये आप लोग बताइए कि कैसे लोग जिएगा। जिस जमीन मालिक ने आपको जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए दिया, आज उसी जमीन मालिक को आपने ग्रीन लैंड में डाल दिया। उसका बचा हुआ जमीन में भी आपने उसको इस अवस्था में लाके खड़ा कर दिया है कि उसको सरकारी सुख सुविधा नहीं मिलता है, उसके बेटे को नौकरी नहीं होगा, आय नहीं बनेगा, आवासीय नहीं बनेगा, और उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेगा, उसको अबुआ आवास नहीं मिलेगा। यानी कि उसके पास जो बचा हुआ जमीन है वो जमीन पे भी बीएसएल नजर गड़ाए हुए है कि अंत में ये लोग हार पार के हमें ही जमीन दे के जाएंगे। और ये क्या करेगा बीएसएल वो सेल के जमीनों को किसी फैक्ट्री को देगा, फैक्ट्री यानी कि किसी बड़े व्यापारी उद्योगपति को मॉल बनाने के लिए देगा, किसी को बेचेगा, किसी में अपार्टमेंट बनेगा, किसी में प्लांट बनेगा, किसी में और अन्य तरह की जो चीज़ें होती है, प्राइवेट स्कूल बनेगा, और भी जितने उसके अधिकार क्षेत्र में आता है वो सभी ज़मीनों को अब वो बेचेगा। सोच के देखिए, हम आपसे ज़मीन लिए कि हम आपको रोजगार देंगे और पुनः उसी ज़मीन को हम अपने व्यापार में ले आए। और उसके बाद भी वहाँ के जो पूर्व के विधायक लोग रहे हैं, वो विधायक लोग सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ के जमीनदाता हैं, 64 मौजा 84 गांव के जो लोग हैं, वो लोग आज भी उम्मीद में हैं, आस में हैं कि कोई भगवान, कोई नेता उत्पन्न हो जाएगा और हमारी समस्याओं को सुनेगा और हमारा निवारण करेगा और हम एक पुनः एक अच्छी ज़िंदगी को जी पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भगवान नहीं आएगा, कोई ईश्वर नहीं आएगा बचाने के लिए। ये कलयुग है, यहाँ आपको खुद भगवान बनना पड़ेगा, खुद ईश्वर बनना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, तभी होगा। और ये लड़ाई जब आप लड़ते हैं तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि इस लड़ाई को कोई बेचे ना, इस लड़ाई को कोई बेचे ना, आपके अधिकार को कोई लूटे ना। लड़ाई आप लड़ते हैं, करोड़ों का चेक किसी और को साइन करके मिल जाता है, जमीनें आपकी जाती हैं, फैक्ट्री किसी और का बन जाता है, बेघर आप होते हैं, घर किसी और का बन जाता है, असहाय आप होते हैं, विधायक कोई और बन जाता है। जरा सोच के देखिए कि इतनी कहानी है उस बोकारो जिले की, बोकारो विधानसभा की। और भी बहुत सारी कहानियां हैं वहाँ के लोग की, जो जीवन है वो और भी बहुत कहानियां हैं। अभी जो लोग पे 500 लोग पे केस हुआ है वो सभी नौजवान हैं, जिन 500 भाइयों पे केस हुआ है वो सभी नौजवान हैं। सभी नौजवान आने वाले क्षेत्र में नौकरी के लिए अपनी व्यवस्था करने के लिए पढ़ाई लिखाई करके आज एक ऐसे स्थान पे हैं कि नौकरी होने की उम्मीद है उनके अंदर में। लेकिन ये एफआईआर होने के बाद में उनको कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। ये जो एफआईआर अगर उनके ऊपर हो गया, अगर उनके ऊपर केस लद गया, तो उनको कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। काहे कि ये बीएसएल के पास तो फिर जाएंगे नहीं, काहे कि आपके ऊपर एफआईआर रहेगा तो आपको तो ऐसे रिजेक्ट कर देगा। और जो नौकरियां विस्थापितों के लिए आरक्षित थी, उस नौकरियों में भी इन्होंने नेता से मिलकर टेंडर निकाल दिया, और टेंडर निकालने के बाद इन्होंने वैकेंसी निकालना शुरू किया। और वैकेंसी में कोई भी फॉर्म भर सकता है, चाहे वो चतरा जिले का व्यक्ति हो, चाहे वो गोड्डा जिले का व्यक्ति हो, चाहे वो बिहार जिले का व्यक्ति हो, चाहे वो महाराष्ट्र का रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो अन्य किसी प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है, वो उस फॉर्म को भर सकता है और नौकरी ले सकता है। जरा सोचिए कि जिसने आपको सब कुछ दिया, आप उसके हक को भी छीन के किसी और को दे रहे हैं। भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा आप लोग को। और वहाँ के जो ज़मीनदाता हैं, उनके जो आने वाला जो पीढ़ी है, वो कभी माफ़ नहीं करेगा आप लोग को। वहाँ के जितने भी विधायक बने, जितने भी सांसद बने, ठीक कहते हैं कि आपको हम बेच देंगे, वो ठीक कहते हैं। और वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसका कहानी, साक्ष्य, प्रमाण सब कुछ इस आंदोलन में सामने आ गया। अगर केस करना ही था तो सबसे पहले केस 2 व्यक्तियों पे होना चाहिए था जो काफ़ी पॉपुलर और चिन्हित व्यक्ति थे, ना कि वो 500 अज्ञात लोगों पे। ज़रा सोच के देखिए कि किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया, किसी ने अपना बाप खो दिया, किसी ने अपना ज़मीन खो दिया, और आज भी उनके ऊपर प्रताड़ना कम नहीं हुई है। और उनके ज़मीनों में आज 5 स्टार मॉल बन रहा है,
5 स्टार होटलें बन रही हैं, 5 स्टार बिल्डिंगें बन रही हैं, और वो लोग आज अबुआ आवास के लिए भी वंचित हैं। ऐसी सरकार को और ऐसे सरकार के मंत्री नेता को क्या ही कहना है। बाकी और कहानी बहुत लंबा है, बताने पे आएंगे तो 1 आध घंटा से ऊपर में भी कहानी समाप्त नहीं होगा, और आप लंबा वीडियो ज़्यादा देखिएगा नहीं, इसीलिए इसको पार्ट बाय पार्ट डिफाइन करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे ताकि आपको एक आसान भाषा में समझ में आए। जो साथी चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो कर लीजिए, और वीडियो में अपना राय ज़रूर लिखिएगा कि क्या हमने जो कहा इसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि हमने भी किसी से सुना तो मुझे भी दर्द हुआ और इस दर्द को मैं आप लोग के बीच ला के रखा। राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।